डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की यूट्यूब कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 12 के अर्थशास्त्र में एक टॉपिक है बाजार, जिसे इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं। नॉर्मल शब्दों में मुझे लगता है कि मार्केट को इतना डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आप मार्केट से, बाजार से भली भांति परिचित हैं। आप जब घर से निकलते हैं, 4 कदम चलते हैं तो आपके 4 कदम चलने के बाद ही मार्केट चालू हो जाती है, बाजार चालू हो जाता है। तो क्या है, गए बाजार गए भाई, छोटे छोटे काम के लिए बाजार जाना पड़ता है। मम्मी कहती है चल बाजार चला जा, पापा कहते हैं बाजार चला जा, या दोस्तों के साथ चलो भी बाजार चलते हैं। तो हम बाजार में क्या देखते हैं? हम बाजार में भीड़ भाड़ देखते हैं, दुकानें देखते हैं, कपड़े की दुकान, मिठाइयों की दुकान, अजीब अजीब दुकानें। तो ये क्या है? बाजार है। बाजारों में व्यापारी बैठा है दुकान पर और लोग आ रहे हैं, उससे चीज़ों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये बाजार को आपने अभी तक एक बहुत छोटे दायरे में देखा है। बाजार को आपने अभी तक बहुत छोटे दायरे में देखा है कि दुकान है, उस दुकान पर व्यापारी है और उस पर ग्राहक हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, वो चीज़ों को बेच रहा है। तो बाजार के रूप में आपने आज तक शायद इतना ही देखा होगा। लेकिन ये बाजार का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही संक्षिप्त रूप है। जो हम वस्तुओं को क्रय विक्रय और दुकानों पर देख लेते हैं, वो बाजार हम उसको मान लेते हैं। किंतु अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार केवल क्रय विक्रय ही नहीं होता। इस स्थिति में जो हम इस चीज़ को जो हम बाजार मानते हैं, जो वास्तव में एक बाजार भी है, उसमें क्या है? क्रेता विक्रेता आमने सामने होते हैं और क्रय विक्रय आमने सामने करते हैं और रुपए और वस्तु का लेन देन करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र केवल इसी चीज को बाजार नहीं मानता, यानी अर्थशास्त्र इसे बाजार के एक संकुचित अर्थ के रूप में देखता है। जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार का जो अर्थ है वो यह है कि केवल विक्रेता और क्रेता आमने सामने हो, वही बाजार नहीं है। विक्रेता कहीं दूर भी हो सकता है, क्रेता कहीं दूर भी हो सकता है, और वो बिना आमने सामने, बिना प्रत्यक्ष रूप से अपनी वस्तु को खरीद बेच सकते हैं। वो बाजार के अंतर्गत आता है। यानी कि आप देखते हो, आप इस चीज़ से भी भली भांति परिचित हो कि आप घर पे होते हो, आपके हाथ में फ़ोन होता है, आप कोई भी ऑनलाइन साइट उठाते हो जहाँ पर चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है, जैसे कि आपकी फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, वगैरह वगैरह कई सारी साइट हैं। आप उस पर क्लिक करते हो, अपनी मनपसंद वस्तु ढूंढते हो और उसको ऑर्डर दे देते हो। वो वस्तु कुछ दिनों बाद आपके पास आ जाती है। तो क्या ये क्रय विक्रय नहीं है? ये क्रय विक्रय है, लेकिन विक्रेता आपके सामने नहीं है। ठीक है, आप क्रेता उसके सामने नहीं है, दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं है, फिर भी वस्तु का क्रय विक्रय हो गया। तो अर्थशास्त्र इस श्रेणी को भी बाजार के अंतर्गत मानता है। यानी केवल वस्तु, व्यापारी और क्रेता का आमने सामने होना और चीज़ों को खरीदना बेचना व्यापार नहीं है। चाहे क्रेता कहीं का हो, विक्रेता कहीं का हो, चीज़ें कैसे बेची जा रही हैं, कैसे खरीदी जा रही हैं, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार को एक विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये बाजार का अर्थ था, मार्केट का अर्थ था। आप केवल अब दुकान को ही बाजार नहीं कहते, विस्तृत मार्केट है, बाजार यहाँ पर है। आपने देखा होगा यहाँ है, हम विदेश से चीज़ें मंगा सकते हैं, तो वो भी एक तरह का बाजार है। तो बाजार के अंतर्गत ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाया कि ये बाजार है। अब आते हैं कि बाजार में किन किन श्रेणियों को शामिल किया जाता है, यानी कि बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो बाजार का वर्गीकरण करने के लिए, यानी बाजार कितने तरह का होता है, इसको कई दृष्टिकोणों से बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बाजार का वर्गीकरण मैं यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो है नंबर 1, क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है वो अभी देखेंगे। तो यानी क्षेत्र के आधार पर, जो हमारा क्षेत्र है उसके आधार पर इस बाजार का वर्गीकरण किया गया है। तो क्षेत्र के आधार पर चलिए पहले इसको ही समझ लेते हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, सबसे पहले स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार, स्थानीय बाजार
यानी कि जो एक विशेष स्थान से संबंध रखता हो, जो आपकी पकड़ में एकदम से हो, आप घर से जाएं और थोड़ी दूर में ही वो स्थान बाजार चालू हो जाता है, वो स्थानीय बाजार है। लोकल मार्केट जिसको बोलते हैं, जैसे आप कहीं किसी शहर में रहते हैं तो वो आपके लिए एक लोकल बाजार है, कि स्थानीय बाजार है, वहां आप जाते हैं और वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं, तो खरीदते हैं या व्यापारी उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर जो लोकल बाजार है, लोकल मार्केट है, ये एक सीमित दायरे से, बहुत छोटे दायरे से, बहुत छोटे क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसको स्थानीय बाजार कहते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रांतीय बाजार। प्रांतीय बाजार, प्रांतीय बाजार क्या है? प्रांत का मतलब किसी राज्य से होता है, इसलिए इसको राज्यीय बाजार भी बोलते हैं। प्रांत यानी स्टेट, राज्य, इसलिए इसको राज्यीय बाजार भी बोलते हैं। प्रांतीय बाजार क्या होता है? जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में यहाँ रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश जितने भी व्यापारी हैं केवल उत्तर प्रदेश के ही हों। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है ये, तो जो भी व्यापारी क्रय विक्रय हो रहा है वो एक राज्य के भीतर ही हो रहा है, यानी कि किसी राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो क्रय विक्रय होता है, जो राज्य की बाहर सीमाओं से ना जाए, दूसरे प्रदेश में ना जाए, वो प्रांतीय बाजार होता है। एक राज्य में एक राज्य का ही क्रेता और एक राज्य का ही विक्रेता जब आपस में लेन देन करते हैं, वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, तो वो प्रांतीय बाजार या राज्यीय बाजार के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, प्रांतीय बाजार के बाद राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार क्या? हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र का क्या नाम है? भारत। यानी कि जब भारत की सीमाओं के अंतर्गत ही, भारत की सीमाओं के अंतर्गत ही वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, यानी भारत की सीमाओं के भीतर ही रहते हैं, दूसरे देश में नहीं जाते वस्तु को खरीदने बेचने, तो वो कौन सा वो कौन सा बाजार कहलाता है? राष्ट्रीय बाजार। ठीक है। जब एक देश अपने ही देश में वस्तुओं का क्रय अथवा विक्रय करता है तो वो राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आता है। एक देश की सीमाओं के अंतर्गत ही ये व्यापार शामिल होता है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। जब हम एक देश की सीमाओं से निकल जाते हैं, जब हम, अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय बाजार में कि हम एक देश की सीमाओं के अंतर्गत ही रहते हैं, जब हम एक देश की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि भारत के बाहर दूसरे देश में उस वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाता है। इसमें वस्तुओं, एक देश का क्रेता और दूसरे देश का विक्रेता होता है। ठीक है। दूसरा है, ये था क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार का बताया मैंने? 4 प्रकार का, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, समय के आधार पर। समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर क्या मतलब है? इसको टाइम से लिया गया है। टाइम से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहां समय पे डिपेंड करती हैं कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो सबसे पहले समय के आधार पर बाजार है आपका दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार, दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार। दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार क्या होता है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी आयु बहुत कम होती है, जैसे दूध, दही वगैरह, ये इनकी आयु बहुत कम ही है, फल सब्जी, है ना। तो ये जो होता है दैनिक मार्केट के अंतर्गत इन चीज़ों को शामिल किया जाता है, यानी इनकी जो नष्ट होने की जो
समय सीमा है वो बहुत जल्दी होती है, तो वो हम दैनिक उन चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, तो वो दैनिक बाजार के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जो वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है वो उसकी मांग के आधार पर होता है। जिस प्रकार उसकी मांग बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मूल्य भी अधिक बढ़ता जाता है, यानी कि इसका जो मांग के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित होता है। तो ये था दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा है, इसमें दैनिक नहीं, केवल अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार। अब अति अल्पकालीन बाजार में जो है, इसमें वस्तु की पूर्ति को तुरंत बढ़ाना संभव नहीं होता। वस्तु की पूर्ति को तुरंत बढ़ाना संभव नहीं होता। मान लीजिए दूध का विक्रेता दुकान पर दूध बेच रहा है और ग्राहक आए और दूध उसका खत्म हो गया और ग्राहक आए, तो उसके लिए जो है कि जरूरी नहीं कि वो एकदम कहां से दूध बढ़ाए, तो इसमें जो है वस्तु की पूर्ति को तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो पाता। दूसरा है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत ये भी यही है, लेकिन इसकी पूर्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय विक्रेता को मिल जाता है। इसके अंतर्गत भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग के आधार पर ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, इसी के अंतर्गत समय के आधार पर आधार है दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार क्या है? यहां पर विक्रेता को अपनी जो है वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का समय अच्छा खासा मिल जाता है। वो बाजार को जान लेता है, उस हिसाब से उसका वस्तु को निर्माण करता है। यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है वो मांग व पूर्ति दोनों के आधार पर होता है। पहले दोनों बाजार में जो है वो मांग के आधार पर मूल्य निर्धारित होता है और इस बाजार में मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर मूल्य निर्धारित होता है। यहाँ पर वस्तु की पूर्ति करने के लिए विक्रेता को पर्याप्त समय मिल जाता है, पर्याप्त समय उसको मिल जाता है। वस्तु की मांग बढ़ती है तो वो इतने समय में उस वस्तु की मांग को पूरा कर देता है। ठीक है। और नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत समय के आधार पर अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन क्या है? यहां पर जो उत्पादक है उसको पर्याप्त समय मिलता है क्रेता की फैशन रुचि या बाजार में जिस तरह की मांग है उसे चल रही है, तो वो उसे इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो उस रुचि के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार, जनता के फैशन के अनुसार वो उन वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। यानी कि उसे बहुत ज़्यादा अधिक समय मिल जाता है। यहाँ पर जो मूल्य निर्धारित होता है वो मांग पर डिपेंड नहीं करता, वो वस्तु की पूर्ति पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो मूल्य निर्धारित होता है वस्तु की पूर्ति के आधार पर होता है, तो ये अति दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मैंने अभी आपको 2 समझाए हैं इरेज करके। 7 तरह का वर्गीकरण इसमें किया गया है, जिसमें ये 2 तरह का भी मैंने आपको बताया। अगला चलते हैं तीसरा पॉइंट बिक्री के आधार पर। एक एक करेंगे, एक एक मिटाएंगे। अब बिक्री के आधार पर, तो बिक्री के आधार पर जो होता है वो बाजार हम समझते हैं। बिक्री के आधार पर सबसे पहला बाजार है मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार क्या है? मिश्रित बाजार में वस्तुएं क्या कोई सी भी खरीद सकते हैं। कपड़ा भी बिक रहा है, सब्जी भी बिक रही है, किताबें भी बिक रही हैं, मिठाई भी बिक रही है। यानी कि वहाँ कोई एक निश्चित वस्तु का विक्रय नहीं होता, वहाँ वस्तु मिक्स होती है, मिश्रित होती है। आप कुछ भी वहाँ से, जैसा कि हम नॉर्मल मार्केट में आज देख लेते हैं। हम यदि कभी कभी हम केवल एक ही उद्देश्य के लिए जाते हैं कि भैया सब्जी लेने जाना है, तो हम एक बाजार का नाम यूज करते हैं, क्या? सब्जी मंडी। ठीक है। अगर हमें कोई ज्वेलरी लेने जाना है तो हम कहाँ क्या कहते हैं हम? सर्राफा बाजार। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल कोई चीज खरीदने नहीं जाते। आप बाजार जाइए, आपको हर तरह की चीज उपलब्ध होती है, तो वो बाजार जो है मिश्रित बाजार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जिसकी मैंने अभी अभी बात की, दूसरा है, अभी बात कर चुका हूं मैं, विशिष्ट बाजार।
विशिष्ट बाजार। हाँ, ये विशिष्ट बाजार जो मैंने अभी बताई थी, विशिष्ट बाजार यहाँ केवल एक ही वस्तु विशेष का विक्रय क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला था सब्जी मंडी, सर्राफा बाजार, मेंथा बाजार, यहाँ कपड़े का बाजार, ठीक है, जहाँ पर केवल एक विशिष्ट वस्तु यानी कोई एक स्पेशल वस्तु ही बिकती हो, मिश्रित रूप से सारी वस्तुएं ना बिकती हो, वो विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आता है, उसे विशेष मार्केट कहते हैं। ठीक है, तीसरा है ये आपको समझना है, और नमूनों की बिक्री या नमूनों के द्वारा बाजार, नमूनों के द्वारा बिक्री बाजार, ये ठीक है, नमूनों के द्वारा बिक्री बाजार। नमूनों के द्वारा बिक्री बाजार का क्या मतलब है? यहाँ पर वस्तु का जो विक्रय किया जाता है वो पहले उस वस्तु का नमूना दिखाया जाता है, सैंपल दिखाया जाता है। आप सैंपल समझते हो ना, सैंपल दिखाया जाता है। मान लीजिए कोई उत्पादक है और वो अपनी कोई वस्तु का उसने निर्माण करा है, तो लोग उसको एकदम नहीं खरीदते या व्यापारी उसको एकदम नहीं खरीदता, तो वो पहले उसका सैंपल दिखाता कि देखिए भाई साहब ये हमने ये चीज़ बनाई है, वो उसको यूज़ बताता है, उसके फायदे बताता है, उसको किस तरह क्या करना है वो बताता है, तो वो पहले उसके नमूना देता है, उसका एक सैंपल देता है। तो जब सैंपल दिखाकर, एक नमूना दिखाकर वस्तु का विक्रय किया जाता है, आदेश प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इस बाजार में नमूना दिखाकर आदेश प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कौन सा बाजार का है? नमूनों के द्वारा बिक्री बाजार इसको कहते हैं। नमूना दिखाया और आदेश प्राप्त किया, ऑर्डर लिया उससे, और वो चीज उसको बाद में भेज दी जाती है, बेच दी जाती है। ठीक है, एक बाजार इसमें और आता है बिक्री के आधार पर ग्रेडों के आधार पर बाजार, ग्रेडों के आधार पर बिक्री बाजार। ग्रेडों के आधार पर बिक्री बाजार का क्या मतलब होता है? कभी कभी एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न किस्में होती हैं, एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न किस्में होती हैं। ये मोस्टली फसल में ज़्यादा होती हैं। जैसे गेहूं की फसल होती है कि ये गेहूं इस क्वालिटी का है, वो गेहूं, गन्ने की विशेष क्वालिटियाँ होती है, गन्ना इस क्वालिटी का है, ये उस क्वालिटी का है, उसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वस्तु को ग्रेडों के आधार पर वस्तु का विक्रय किया जाता है। यानी कभी कभी अच्छी ग्रेड में उसको ढाल दिया जाता है, कभी कभी निम्न ग्रेड में उसको ढाल दिया जाता है। तो उन ग्रेडों के आधार पर उस वस्तु को विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो ये था बिक्री के आधार पर बाजार। 4 प्रकार का ये हो गया, 4 प्रकार के वो थे। अब हम चलते हैं बिक्री की मात्रा के आधार पर। चौथा पॉइंट है बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजार। बिक्री की मात्रा के आधार पर, अभी मैंने पहले जो 3 पढ़ा है उसमें 4 तरीके थे। अब चौथा पॉइंट है बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजार। बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजार केवल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फुटकर बाजार, दोनों लिख देते हैं फिर समझाते हैं। फुटकर बाजार, और दूसरा होता है थोक बाजार। ये तो आप अच्छी तरह समझते होंगे, 12th के स्टूडेंट्स हैं आप, या आपने 11th में भी पढ़ा होगा टॉपिक फुटकर बाजार और थोक बाजार। फुटकर बाजार क्या होता है? जहां हम वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों को, यानी कि वस्तु को छोटी छोटी मात्रा में खरीदते हों। कैसे? 1 किलो चीनी लिया है, 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली चाय की पत्ती लिया है, कुछ भी छोटी छोटी मात्रा में लिया है, ये फुटकर बाजार। आप घर से निकलते ही देखिए आपके पड़ोस में दुकान है, ये फुटकर बाजार है। आप जाइए मार्केट में, ये फुटकर बाजार है। आप कोई भी चीज जरूरी नहीं अधिक मात्रा में खरीद कर लाएं, छोटी सी मात्रा में भी यदि खरीद के लाते हैं वस्तु को, जहां बाजार में वस्तु का छोटी मात्रा में कम इकाइयों का क्रय विक्रय होता है, वो बाजार फुटकर बाजार के अंतर्गत आता है। आपके मोहल्ले की दुकान भी, जो आपके मोहल्ले में दुकान है नहीं, मोहल्ले में जो दुकान है वो भी फुटकर बाजार के अंतर्गत ही आती है। आगे दूसरा इसमें कौन सा लिखा है मैंने? थोक बाजार। थोक बाजार क्या है? थोक बाजार में
वस्तु बड़ी मात्रा में बेची जाती हैं, बड़ी मात्रा में बेची जाती हैं, बड़ी मात्रा में खरीदी जाती हैं। तो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनसे छोटे व्यापारी जाते हैं और बड़ी मात्रा में चीजें लाके अपनी दुकान में फुटकर करके बेचते हैं। ठीक है, तो थोक व्यापारी के यहाँ क्या करता है, थोक बाजार में वस्तु को उनकी बेचने की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। आप अधिक माल खरीद कर लाइए तो वो थोड़ा कम कीमत पर भी मिलता है। मोस्टली इस बाजार में खरीदारी जो करते हैं वो छोटे छोटे व्यापारी करते हैं, ताकि वो थोक व्यापारियों के पास जाते हैं और अपनी दुकान पर उसको फुटकर करके फिर वो आप लोगों को बेचते हैं। तो इस प्रकार जो बिक्री की मात्रा के आधार पर बाजार है वो दो प्रकार का है, फुटकर बाजार और थोक बाजार। उसके बाद चलते हैं अगले बाजार। 4 पॉइंट हो गए, मैंने बोला 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट मैं आपको आज यहां पढ़ाऊंगा। अगला है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर भी बाजार दो प्रकार के होते हैं। पहले मैं उनके प्रकार लिख देता हूं। पहला है वैध बाजार, वैध बाजार, और दूसरा अवैध बाजार। अवैध बाजार को एक आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, मैं नाम लिख देता हूं उसका, अवैध या चोर बाजार। नाम सुना होगा चोर बाजार का, लेकिन ये वो चोर बाजार नहीं है, यहाँ वस्तुएं चोरी करके नहीं बेची जाती हैं। ठीक है, चोर बाजार में अंतर समझेंगे। वैध बाजार और अवैध बाजार क्या होता है। वैध बाजार क्या होता है, यहाँ इस बाजार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकारी जो उसका प्राइस है वो उससे ज्यादा वस्तु, उस प्राइस से ज्यादा पर वस्तुओं को नहीं बेचते हैं। सरकारी नियंत्रण के यानी सरकार के जो नियम है उसके आधार पर ये बाजार चलता है, इसलिए इसको वैध बाजार कहते हैं। वैध बाजार का मतलब यह कानूनी तौर पर बाजार की को देखा जा रहा है कि कानूनी तौर पर कौन से बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो सरकार की नीतियों का पालन करते हुए, वस्तुओं को अधिक मूल्य पर ना बेचते हुए, ये सारी जो बाजार हम देखते हैं ये वैध बाजार के अंतर्गत आता है। दूसरा है अवैध या चोर बाजार। पहले बात आप चोर बाजार को समझिए। चोर बाजार वो नहीं होता कि वस्तु को चुरा के लाए और बेच दिया, ऐसा कोई बाजार नहीं होता है। अवैध या चोर बाजार से आसे ऐसा बाजार जहां सरकारी की नीतियों के विरुद्ध माल को बेचा जा रहा है, माल को उसकी एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, वो अवैध बाजार है। चोर बाजार उसको कहते हैं। ठीक है, सरकार इस प्रकार के बाजार को करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस माल को अपने पास ज़्यादा स्टॉक में रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर कालाबाजारी करते हैं, उसको कालाबाजारी करते हैं, अधिक मूल्य पर उसको बेचते हैं। तो यह अवैध व्यापार है, सरकार की तरफ से कोई भी कालाबाजार की अनुमति नहीं है। ठीक है, आगे है ये बाजार जो मैं आप लिखने वाला हूं, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी ये छोटे पैमाने पर है। अगर आगे इसके यदि चैप्टर आए तो मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। जो मैं अब समझाने जा रहा हूं वो है 6वां पॉइंट, प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर ये बाजार अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम कंपटीशन के एग्ज़ाम भी देते हैं तो इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि इसका अलग से मुझे कहीं चैप्टर आगे मिला तो मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसे पूर्ण बाजार लिखता हूँ मैं क्योंकि प्रतियोगिता के आधार पर मैंने लिख दिया है। दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि अपूर्ण बाजार, और तीसरा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एकाधिकारी बाजार। एकाधिकार बाजार भी बोलते हैं या इसको एकाधिकारी बाजार भी बोलते हैं। इनको आपको थोड़ा समझना है। पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। इस बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक मात्रा में होती है, यानी क्रेता भी अधिक मात्रा में होते हैं, विक्रेता भी अधिक मात्रा में होते हैं, और जो वस्तु का मूल्य है वो लगभग हर जगह समान ही होता है। हर जगह समान ही होता है। यदि आप जरा सा भी वस्तु का मूल्य गिरा देते हैं तो आपके पास ग्राहक
टूट पड़ते हैं, आपके पास ग्राहक ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं, इसलिए इसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ठीक है, अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं बाजार में, मूल्य लगभग सबका एक सा होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो क्रेता विक्रेता होते हैं वो कम संख्या में होते हैं, इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और वस्तुएं भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न कीमतों में बिकती हैं। ठीक है, तो यहाँ बाजार को क्रेता विक्रेता को अपने ज़्यादा जानकारी बाजार की नहीं होती, तो वो अपूर्ण बाजार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो और बहुत से क्रेता हों। क्या कोई ऐसा बाजार है? बताइए। केवल एक ही विक्रेता है और बहुत से क्रेता हैं, बताइए कोई है? सबसे बड़े एग्जाम्पल में लिखता हूं, रेलवे। एक ही विक्रेता है और बहुत सारे क्रेता है। ठीक है, तो रेलवे एक ऐसा एकाधिकारी बाजार है जिसका कोई निकट प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई किसी से प्रतियोगिता नहीं है, रेल सरकार ही चलाती है, एकमात्र है, इसलिए एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें जो कीमत का निर्धारण होता है वो पूर्ण रूप से एक ही व्यक्ति का होता है, सरकार का होता है। रेलवे टिकट सरकार निश्चित कर देती है ना, और कोई तो नहीं कि हम अपनी ट्रेन चलाएंगे, ऐसा नहीं ना। तो पूर्ण नियंत्रण बाजार पर होता है, कीमत नियंत्रण पूरा एकाधिकारी में एक ही व्यक्ति के पास होता है, कोई निकट प्रतिद्वंदी नहीं होता। ठीक है, इसमें मूल्य विभेद भी पाया जाता है। तो ये एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत जहां पर केवल विक्रेता एक ही हो और बहुत से क्रेता हो, वो एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत आता है। यहाँ इन्हें मूल्य निर्धारित करने का पूरा अधिकार होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है, ये कितना ही मूल्य इसका रख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट और लास्ट, इनको मैं थोड़ा और डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी मैं केवल इनको एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। आगे है पदार्थ के आधार पे, 7वां पॉइंट, पदार्थ के आधार पर। पदार्थ के आधार पर बाजार, पहला चारों लिख देता हूं पहले, वस्तु बाजार, दूसरा श्रम बाजार, तीसरा मुद्रा बाजार, और चौथा स्कंद विपणी बाजार, या इसको स्टॉक मार्केट भी बोलते थे। स्टॉक मार्केट स्कंद विपणी बाजार है वैसे तो, लेकिन मैं यहां स्टॉक मार्केट लिख रहा हूं। पदार्थ के आधार पर बाजार भी 4 प्रकार का होता है। वस्तु बाजार, जहां जिस बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता हो वो वस्तु बाजार कहलाता है। ठीक है, दूसरा श्रम बाजार। श्रम क्या होता है? लोगों को, जैसे मजदूर वगैरह लोग होते हैं, ये जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हो, जो कोई चीज ना बेचते हो। ठीक है, कुछ वस्तुएं बेचते हैं, कुछ लोग अपनी सेवाएं बेचते हैं। जैसे मैं टीचर हूं, मैं कुछ वस्तु नहीं बेच रहा, मैं क्या बेच रहा हूं? अपनी सेवाएं बेच रहा हूं, अपना श्रम बेच रहा हूं। तो जहां व्यक्तियों का श्रम को खरीदा बेचा जाता हो वो श्रम बाजार कहलाता है। ठीक है, मैं कोई वस्तु तो नहीं बेच रहा ना, मैं क्या बेच रहा हूं? यहां मैं अपना श्रम बेच रहा हूं, अपनी सेवाएं बेच रहा हूं, तो ये श्रम बाजार के अंतर्गत आता है। तीसरा है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार कहां क्या होता है? जिस बाजार में मुद्रा के अल्पकालीन लेन देन होते हैं, जिस बाजार में मुद्रा के अल्पकालीन लेन देन होते हैं, मुद्रा को ब्याज पर लिया दिया जाता है छोटे समय के लिए, वो मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। और स्टॉक बाजार भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में। स्टॉक बाजार जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, जो आपने अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी उसको, लेकिन आपने थ्योरिकल उसको लेविथ में पढ़ा होगा जरूर। जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, यानी जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है, जनता का पैसा लगा होता है, वो कंपनियां जिस बाजार में अपने अंशों एवं ऋणपत्रों को बेचती हैं जनता में, वो बाजार स्टॉक मार्केट या स्कंद विपणी कहलाता है। ठीक है, तो आज का जो मेरा ये टॉपिक था, मैंने आपको बाजार का वर्गीकरण करके दिखाया, जिसमें मैंने 7 प्रकार के इसमें वर्गीकरण करने के बाद उसके विभिन्न प्रकारों को दिखाया। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है और वीडियो को कई बार देखना है, जिससे ये टॉपिक आपकी समझ में आ जाए। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।